वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग इस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतिम सफ़र पर आ गए हैं और अब हम लोग केवल देखेंगे जो ब्रिटिश नीतियाँ थीं, जैसे कि महालवारी, उसके बाद रैयतवारी, ज़मींदारी। तो ये सभी को देखेंगे और उसके बाद कुछ और टर्मों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि अंग्रेज़ों की हड़प नीति, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति। तो इन सब को हम लोग जो छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट है जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा अपनाया गया था, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करें। और पॉवर्टी ऑफ इंडिया नामक एक किताब की रचना हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत भू राजस्व नीतियाँ कैसी थी अंग्रेज़ों की, तो उसे हम लोग सबसे पहले देखें। तो अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व नीतियाँ थी, सबसे पहले हम लोग उसे देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों। अंग्रेज़ों से पहले किसान राजा को सीधे तौर पर अनाज या नगद के रूप में भू राजस्व देते थे। बदले में राजा किसान को सुरक्षा देते थे और यह कर भूमि पर नहीं होता था बल्कि उत्पादन पर दिया जाता था। तो अंग्रेज के आने से पहले जो किसान होते थे वे राजा को डायरेक्टली टैक्स नहीं देते थे, अर्थात पैसे के रूप में डायरेक्टली टैक्स नहीं देते थे, या तो अनाज देते थे या नगद के रूप में भू राजस्व देते थे। बदले में राजा किसान को सुरक्षा देते थे कि आप टैक्स दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। और यह जो कर होता था भूमि पर नहीं होता था बल्कि उत्पादन पर दिया जाता था। अगर उत्पादन हुई तो कर दिया जाएगा, अगर उत्पादन नहीं हुई तो कर नहीं दिया जाएगा। अर्थात जितना ज़्यादा उत्पादन होता था उसी के अनुसार टैक्स का भी निर्धारण होता था अंग्रेज़ों के आने से पहले। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद यह स्थितियाँ बदल गई। अगर उत्पादन नहीं होने पर कर नहीं दिया जाता था, बल्कि ऐसी परिस्थिति में राजा ही सहायता करता था। अगर जिस किसान का खेत का उत्पादन नहीं हुआ तो उसकी घर की ज़रूरतें कैसे पूरा होगी, तो उसके लिए राजा ही उसे सुरक्षा प्रदान करता था, उसकी सहायता राजा ही करता था। याद रखेंगे। तो उत्पादन नहीं होने पर कर नहीं दिया जाता था बल्कि ऐसी परिस्थितियों में राजा सहायता करता था। लेकिन ब्रिटिश काल में भू राजस्व किसानों से भूमि पर कर लिए जाने लगे, उत्पादन से कर हटा दिया गया, अर्थात कर को अनिवार्य कर दिया गया, और वो भी कैश नगद के रूप में। लेकिन जब अंग्रेज आए तो ये सभी जो सिस्टम था उसे हटा दिया, अर्थात उत्पादन के सिस्टम को उन्होंने हटा दिया और कर को अनिवार्य कर दिया। अर्थात आपके खेत में उत्पादन हो या न हो, आपके पास भूमि है तो उसके कुछ उपज का हमको इतना भाग निर्धारित है, आपको देना ही देना है। अर्थात टैक्स अनिवार्य कर दिया अंग्रेज़ों ने। लेकिन वो भी टैक्स जो पहले भूमि के रूप में दिया जाता था, अनाज के रूप में दिया जाता था, अब नगद दिया जाने लगा, कैश दिया जाने लगा। याद रखेंगे। ब्रिटिश शासन में भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया गया। तो ब्रिटिश के शासन में जो भूमि होता था उसे पर्सनल व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया गया। याद रखेंगे कि आपकी जो भूमि है वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, इस पर केवल आप ही का मालिकाना हक है, तो इसी कारण आपको इस पर टैक्स देना होगा। तो ब्रिटिश शासन में भूमि को क्या बना दिया गया? व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया गया। अंग्रेजों ने भू राजस्व प्राप्त करने के लिए 3 तरीके अपनाए। एक जमींदारी प्रथा, एक रैयतवाड़ी प्रथा और तीसरा महालवारी प्रथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अंग्रेजों ने भू राजस्व प्राप्त करने के लिए कितने तरीके अपनाए? 3 तरीके। एक जमींदारी प्रथा, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महालवारी। तो तीनों को हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महालवारी प्रथा। तो इसे हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है। यह स्ट्रक्चर क्या है तो इसे हम लोग समझ लें। जैसे कि एक किसान है, इस किसान से 3 प्रकार का टैक्स लिया जाता था। एक जमींदारी के द्वारा,
एक रैयतवाड़ी के रूप में और एक महालवाड़ी के रूप में। तो जब एक जमींदारी प्रथा था, एक रैयतवाड़ी और तीसरा महालवाड़ी। तो जमींदारी में जमींदार क्या होते थे, वे टैक्स लेते थे किसानों से, और ये जमींदार किसको टैक्स देते थे, तो अंग्रेज को। तो इसमें जो जमींदार होते थे ये मध्यस्थ का काम करते थे, बिचवान का काम करते थे, अगुआ का काम करते थे। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर अंग्रेजों ने क्या किया कि अगर 20 रुपया टैक्स निर्धारित कर दिया, किसानों के लिए 20 रुपया टैक्स निर्धारित कर दिया, उन्होंने ज़मींदारों से कह दिया कि आप जो है 20 रुपया टैक्स लेकर आइए, इसमें से आपको 2 रुपया मिल जाएगा। अंग्रेजों ने कह दिया, तो ये जो 2 रुपया था वह जमींदार के हाथों में चल जाता था। तो किसान किसको टैक्स देते थे जमींदारी प्रथा में, तो किसान जमींदार को देते थे। और ये जमींदार किसको टैक्स देते थे, अंग्रेजों। तो अंग्रेज जमींदार के माध्यम से किसानों से टैक्स लेते थे, अर्थात जो जमींदार होते थे वे क्या होते थे, तो मध्यस्थ का काम करते थे। तो इसी को जमींदारी प्रथा कहा जाता था। तो इसमें बाद में जमींदार क्या करने लगे कि जमींदारों ने क्या करना शुरू कर दिया कि टैक्स, जैसे कि जो 2 रुपया था अब किसानों से 40 रुपया लेने लगे और अंग्रेजों के देते थे 18 रुपया, अर्थात खुद बिचवान होकर ज़्यादा कमाने लगे। तो किसान को सारा घाटा होने लगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को तो मिलता था 18 रुपया ही, लेकिन जो जमींदार होते थे किसानों से 20 के बदले 40 रुपये लेते थे। अब उन्हें कितना फ़ायदा होने लगा, तो 20 रुपया तो डायरेक्ट और 2 रुपया जो अंग्रेजों का था, अर्थात 22 रुपया। इससे जो है किसानों का डायरेक्ट जो मतभेद था वह अंग्रेजों से होने लगा और अंग्रेजों को भी टैक्स कम मिलने लगा, क्योंकि ज़मींदार अपने अंदर भी ज़मींदार रखने लगे। याद रखेंगे तो हम लोग आगे इसे देखेंगे। तो इसमें जिस प्रथा में टैक्स जो था वह जमींदार किसान से वसूलते थे और उसके बाद उस टैक्स का कुछ भाग अंग्रेज को देते थे, उसे जमींदारी प्रथा कहा जाता था। दूसरा है महालवाड़ी। महालवाड़ी में गांव से टैक्स लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। जो भू राजस्व होता था अंग्रेज गांव से लेते थे, गांव के किसी विशेष व्यक्ति को निर्धारित कर देते थे और वे गांव से टैक्स वसूल कर अंग्रेज को दे देते थे। तो इससे गांव पर उतना टैक्स जो है भार नहीं पड़ता था। तो इसे महालवाड़ी कहा जाता था, क्योंकि महाल का मतलब क्या होता है, गांव। याद रखेंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट किसानों के लिए खराब था वह रैयतवाड़ी था। रैयतवाड़ी में अब किसानों ने महाल से और ज़मींदारों से दोनों से टैक्स वसूलना बंद कर दिया। अब वे डायरेक्ट किसान से टैक्स लेने लगे। तो रैयत का मतलब होता है किसान। तो इसी कारण इस प्रथा को रैयतवाड़ी प्रथा कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों प्रथाओं को देखें। तो सबसे पहला है जमींदारी प्रथा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे हम लोग देखें कि जमींदारी प्रथा क्या है। तो जमींदारी प्रथा में जमीन का मालिक कौन होता था, तो जमींदार होता था। जमींदारी प्रथा में जमीन का मालिक जमींदार होता था। इसमें जमींदार और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ करता था। तो जमींदार और अंग्रेजों के बीच किस समझौता होता था, तो जमींदारी प्रथा में जमीन का मालिक कौन होता था, जमींदार, और जो समझौता होता था वह जमींदार और अंग्रेजों के बीच होता था। इसमें भू राजस्व किस प्रकार से दिया जाता था, तो किसान अनाज के रूप में भू राजस्व जमींदार को देते थे और जमींदार उसे नगद के रूप में परिवर्तित करके वह अंग्रेजों को टैक्स दे देते थे। तो याद रखेंगे कि जमींदार क्या करते थे कि किसानों से अनाज वसूलते थे टैक्स के रूप में और उन अनाजों को वे नगद के रूप में बदल देते थे और फिर वह नगद किसको दिया जाता था, तो नगद में परिवर्तित करके अंग्रेजों को दे देते थे। कौन, तो जमींदार। याद रखेंगे कि जो भू राजस्व वसूला जाता था वह अनाज के रूप में भू राजस्व किसान क्या करते थे, तो जमींदारों को दे देते थे और जमींदार उस भू राजस्व को टैक्स में बदल देते थे। उस जमीन को कैसे बदल देते थे, कैश के रूप में, नगद, और वही नगद अंग्रेजों को दे देते थे। इसमें भू राजस्व की दर निश्चित होती थी, इसीलिए किसानों का कम शोषण होता था। क्योंकि इसमें भू राजस्व की दर फिक्स थी तो इसमें किसानों का शोषण कम होता था। अर्थात
चाहे अनाज ज़्यादा हो चाहे अनाज कम हो। तो इसमें अनाज जो होता था वह उसमें टैक्स निर्धारित था कि आपको यदि 10 रुपया का फिक्स है तो आपको 10 रुपया टैक्स देना ही देना है, चाहे अनाज इस बार 10 किलो हो या फिर 200 किलो हो। तो इसमें किसानों को उतना शोषण कम होता था। याद रखेंगे, असर कब पड़ता था? जब अनाज कम उपजता था। तो भू राजस्व की दर निश्चित थे, इसीलिए इस जमींदारी प्रथा में किसानों का शोषण कम होता था। इस जमींदारी प्रथा को मालगुजारी प्रथा, बिस्वेदारी और इस्तेमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जमींदारी प्रथा को मालगुजारी, विस्वेदारी या फिर इस्तेमरारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, एक बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है कि पूरे देश में 19% हिस्सों पर जमींदारी प्रथा लागू की गई थी। तो अंग्रेजों ने पूरे देश के 19% हिस्सों पर जमींदारी प्रथा लागू की। तो बहुत बार पूछा गया है कि भारत में कितने प्रतिशत हिस्सों पर जमींदारी प्रथा लागू थी? तो 19% हिस्सों पर। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। तो जमींदारी प्रथा जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता था, तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कब? 1790 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा को 10 बरस के लिए निश्चित कर दिया। याद रखेंगे, इसी कारण इसे परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस जमींदारी प्रथा को 10 बरस के लिए निश्चित कर दिया, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। अब 10 बरस के लिए कैसे निश्चित किया? कि आपको 10 वर्षों तक इतना रुपया का टैक्स देना ही देना है हर एक साल। इसके बाद आगे टैक्स कितना बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा 10 साल के बाद निर्धारण होगा। तो 10 साल के लिए अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कर दी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अर्थात क्या की जमींदारी प्रथा को 10 बरस के लिए निश्चित कर दिया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और इस व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। अब इसमें भू राजस्व का विभाजन किस प्रकार किया गया? तो जो 11% हिस्सा होता था वह जमींदार को मिलता था और 89% हिस्सा अंग्रेजों को मिलता था। इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि देखा जाए तो 1:10 के रूप में उन्हें जमींदार को लाभ मिलता था। कितना? 1:10। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भू राजस्व का विभाजन होता था, अगर 100% भू राजस्व मिला तो उसमें 11 रुपया जमींदार ले लेंगे और 89 रुपया किसे मिलता था? तो अंग्रेज को। तो भू राजस्व का विभाजन 100% के हिस्सों में 11% हिस्सा जमींदार के पास जाता था और 89% हिस्सा अंग्रेजों को मिलता था। अर्थात 1:10 में डिवाइडेशन होता था। 1 हिस्सा जमींदार को तो 10 हिस्सा अंग्रेजों को मिलता था। एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह जो भू राजस्व, यह जो जमींदारी प्रथा था किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ? तो यह पूछा जाने वाला फैक्ट है। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और कर्नाटक। तो जो बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ही यह जो मालगुजारी प्रथा है, बिस्वेदारी प्रथा है, इस्तेमरारी प्रथा है या फिर जमींदारी प्रथा है, तो वह लागू हुआ। कहाँ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और कर्नाटक। एक नियम लागू किया गया इसी के तहत, सूर्यास्त कानून 1794 ईस्वी में। तो 1794 ईस्वी में एक सूर्यास्त कानून लागू हुआ। यह सूर्यास्त कानून क्या था? जिसके अनुसार सूर्यास्त होने से पहले राजस्व नहीं देने पर अंग्रेज जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर देते थे। याद रखेंगे, और वे इसके विरुद्ध अदालत भी नहीं जा सकते थे। इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने एक सूर्यास्त कानून भी लागू कर दिया था जमींदारों के लिए। कि क्या कानून लागू किया था? कि यदि आप सूर्यास्त होने तक टैक्स नहीं देते हैं तो आपकी जमीन की नीलामी हो जाएगी और
इसके विरुद्ध आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं। तो 1794 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक सूर्यास्त कानून पेश किया, जिसके अनुसार सूर्यास्त होने से पहले जो जमींदार होते थे उन्हें अंग्रेजों को राजस्व देना होता था। क्यों? क्योंकि अगर वे राजस्व नहीं देते थे तो जमींदारों की जमींदारी अंग्रेजों के द्वारा नीलाम कर दी जाती थी, और जो जमींदार होते थे वे इसके विरुद्ध अदालत भी नहीं जा सकते थे। कासा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जमींदारी प्रथा में जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, अतः जमींदारों को उस समय तब उस जमीन से अलग नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह एक निश्चित लगान देता रहे। तो याद रखेंगे कि जमींदारी प्रथा में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था, भूमि का स्वामी बना दिया गया था, अतः जमींदारों को उस समय तक उस जमीन से अलग नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह एक निश्चित लगान देता रहे। तो जैसे कि उस समय क्या किया गया था कि ज़मीन का मालिक किसे बना दिया गया था? अंग्रेज़ों को, और भूमि का स्वामी बना दिया गया था, और जमींदारों को उस समय तक ज़मीन से अलग नहीं किया जा सकता था जब तक वे एक निश्चित लगान देते रहते थे। अगर जब तक लगान वे देते रहते थे तब तक वे भूमि के स्वामी रहते थे और उन्हें उस भूमि से अलग नहीं किया जा सकता था। याद रखेंगे, जमींदारी प्रथा से ब्रिटिश एक बहुत बड़े प्रशासनिक संकट से बच गए। समय पर राजस्व प्राप्त होने लगा तथा अंग्रेजों को राजनीतिक सहयोग प्राप्त हुआ, जो तूफान में एक अवरोधक की तरह कार्य किया। तो जमींदारी प्रथा से ब्रिटिश सम्राट एक बड़े प्रशासनिक संकट से बच गए, क्योंकि सभी जगह वो टैक्स नहीं वसूल सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों की संख्या कम थी और भारत का इलाका बड़ा था। तो इसी कारण अंग्रेजों ने जमींदारों को नियुक्त कर दिया था कि वे खुद टैक्स लाकर अंग्रेजों को देते थे। तो जमींदारी प्रथा से जो ब्रिटिश लोग थे एक बहुत बड़े प्रशासनिक संकट से बच गए। समय पर राजस्व की प्राप्ति होने लगी और अंग्रेजों को राजनीतिक सहयोग भी प्राप्त हो गया, जो तूफान में उन्हें एक अवरोधक की तरह कार्य किया। जब कृषि क्षेत्र बढ़ा तो जमींदारों की आय में भी वृद्धि हुई। तो भारत में जब कृषि क्षेत्र बढ़ा तो जमींदारों की आय में भी खूब वृद्धि हुई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका लाभ नहीं मिल सका, लेकिन किसानों की हालत खराब हो गई। जब कृषि क्षेत्र बढ़ा तो जमींदारों की आय में भी खूब वृद्धि हुई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका लाभ नहीं मिल सका, लेकिन किसानों की हालत खराब हो गई। क्योंकि जब जमीन का कृषि क्षेत्र बढ़ा तो ज़मीन तो बढ़ गया, लेकिन इससे ज़मींदारों की आय में वृद्धि हो गई, क्योंकि अब औने पौने टैक्स वसूलने लगे, किसानों से ज़्यादा अनाज वसूलने लगे, लेकिन वे अंग्रेज़ों को वही फिक्स टैक्स देते थे। तो इससे किसान को तो घाटा होने लगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी उतना लाभ नहीं हुआ। तो किसानों की स्थिति खराब हो गई, हालत खराब हो गई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इसका लाभ नहीं मिल सका और ज़मींदारों की आय में खूब वृद्धि हुई। जमींदारी प्रथा अनुपस्थित जमींदारों की संख्या बढ़ी। तो जमींदारी प्रथा में अनुपस्थित जमींदारों की संख्या बढ़ गई और इस प्रोसेस को क्या कहा गया? इन अनुपस्थित जमींदारों को दूरवर्ती चूषण यंत्र कहा गया। जैसे कि क्या हुआ समझ लीजिए, इसे हम एक मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये अंग्रेज है, ये अंग्रेज है, तो ये अंग्रेज, ये मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति, ये जमींदार है जिसकी नियुक्ति किसने की है? तो इस अंग्रेज ने, और यह इसको टैक्स देता है, लगान देता है ए। अब यह क्या करने लगा कि ये बहुत सारे खेत हैं, किसान हैं, इन किसानों पर के पास यह अब नहीं जाने लगा। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया टैक्स है, तो 100 रुपया टैक्स में यह किसान इसको देते थे। अब यह ए क्या करने लगा? ए जो है यह अपने अंदर भी एक जमींदार रख दिया, अपने अंदर भी एक जमींदार रख दिया बी। अब यह जो बी जमींदार है यह इस किसान से 150 रुपया सुनने लगा, क्योंकि ये अगर मान लेते हैं कि ये जो बी जमींदार है टैक्स वसूलेगा, तो क्यों वसूलेगा?
अगर कुछ लाभ होगा तभी तो इसको 50 रुपया का लाभ हुआ और 100 रुपया तो इसको मिला ही मिला, इसको 100 रुपया मिला। तो ये क्या करने लगा कि इसने भी एक और ज़मींदार को अपने अधीन कर लिया। तो ये आराम कर रहा है घर पे, अब ये भी आराम करने लगा। तो इस प्रकार जो है इस पर टैक्स लगातार बढ़ता चला गया। अब ये मान लेते हैं 200 रुपया अब टैक्स लेने लगा, तो सारा जो टैक्स है वो बोझ किस पे बढ़ता चला गया, किसानों पे। और ये जो दो हमारे ज़मींदार थे तो इन्हें ही कहा गया चूसक, जो किसान का शोषण करने लगे। ये क्या कहे जाने लगे, तो चूसक कहे जाने लगे, क्योंकि ये किसानों को चूसने लगे, शोषण करने लगे। तो इस प्रकार ज़मींदार के अंदर ज़मींदार, ज़मींदार के अंदर में ज़मींदार, इस प्रकार कई ज़मींदार आने लगे। और इस प्रकार यह जो किसान थे वे अब क्या हो गए, तो इनकी दुर्दशा काफ़ी खराब होने लगी। इसी कारण इन किसानों को चूसक कहा गया। याद रखेंगे, समझ में आ गया होगा। तो जमींदारी प्रथा में जमींदार अनुपस्थित रहे। तो अभी हमने क्या बताया कि जो ए जमींदार था वो अनुपस्थित हो गया, उसके बाद बी भी अनुपस्थित हो गया। तो जो अनुपस्थित जमींदार हो गए उन्हें ही दूरवर्ती चूषण यंत्र कहा गया, क्योंकि घर बैठे बैठे ही उसे टैक्स मिल रहा है और घर बैठे ही वह अंग्रेजों का क्या कर रहा है, किसानों का शोषण कर रहा है, खून चूस रहा है। तो इसी कारण इस प्रथा को, जमींदारी प्रथा में अनुपस्थित जमींदारों की संख्या बढ़ गई और इन अनुपस्थित जमींदारों को दूरवर्ती चूषण यंत्र कहा गया। अस्थाई बंदोबस्त के कारण जो पुराना जमींदार था वह बर्बाद हो गया और उसके स्थान पर एक नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व अंग्रेजी राज्य के अस्तित्व पर निर्भर था। तो जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ, 10 साल का नियम लागू हुआ, तो जो पुराना जमींदार था वह तो बर्बाद हो गया और उसके स्थान पर एक नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व अंग्रेजी राज्य के अस्तित्व पर निर्भर था। अर्थात 10 साल जो पहले जमींदारों ने जमींदार थे उन्हें हटा दिया गया, उसके बाद नए जमींदार आने लगे 10 साल के बाद। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से जो अंग्रेजी राज्य वे किस पे अब निर्भर हो गए, अंग्रेजी राज्य के अस्तित्व पर, कि कौन जाने अगले 10 बरस में अंग्रेजी राज्य रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो याद रखेंगे कि एक नए वर्ग का उदय हुआ, जमींदार वर्ग, जिनका अस्तित्व अंग्रेजी राज्य के अस्तित्व पर निर्भर था। गांव आधारित जमींदारों को कलकत्ता के धनी वर्ग ने धीरे धीरे प्रतिस्थापित करना प्रारंभ कर दिया, जिन्होंने उन जमींदारों के परिसंपत्तियां खरीदना प्रारंभ किया जो सूर्यास्त के नियम के शिकार हो गए थे। तो गांव आधारित जमींदारों को कलकत्ता के धनी वर्ग ने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया, कि जो गांव आधारित जमींदार थे उन्हें कलकत्ता के धनी वर्ग हटा दिए और उनका स्थान खुद ले लिए, जिन्होंने उन जमींदारों के परिसंपत्तियां खरीदना प्रारंभ कर दिया। अब जमींदार उनके परिसंपत्ति को क्या करने लगे, तो खरीदने लगे, जो सूर्यास्त के नियम के शिकार हो गए थे। याद रखेंगे, अनुपस्थित जमींदार वर्ग ने भूमि के विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई और इस बार तो सरकार और किसान के मध्यस्थों की संख्या 50 तक पहुंच जाती थी। तो इम्पॉर्टेंट है, अब आप देखिए कि 50 की जो है जमींदार पहुंच जाते थे मध्यस्थ के रूप में, अर्थात जो दूरवर्ती चूषण यंत्र थे वे 50 तक पहुंच जाते थे। तो किसानों पर टैक्स का वजन कितना होगा, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुपस्थित जमींदार वर्ग ने भूमि के विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई और इस बार तो सरकार और किसान के मध्यस्थों की संख्या कितना तक पहुंच जाती थी, तो 50 पहुंच जाती थी। याद रखेंगे। तो ये तो था जमींदारी प्रथा। अब हम लोग देखते हैं महालवाड़ी। कौन, महालवाड़ी व्यवस्था। तो यह इम्पोर्टेंट है, महालवाड़ी व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है। महाल का मतलब क्या होता है कि एक मुश्त गांव, महाल का मतलब गांव होता है कि गांव से एक मुश्त इसमें कर लिया जाता था। याद रखेंगे, जमींदारी प्रथा में जमींदार अंग्रेजों को टैक्स देते थे, लेकिन महालवाड़ी प्रथा में यह जो टैक्स होता था, कर होता था, किससे वसूला जाता था, तो गांवों से। इसकी शुरुआत किसने की, तो हॉल्ट मैकेंजी ने 1892 ईस्वी में। तो महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में। पूरे भारत में 30% क्षेत्र पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ, जिसमें पंजाब, संयुक्त प्रांत,
अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस के आगरा, अवध और मध्य प्रांत अर्थात मिडिल प्रोविंस के कुछ क्षेत्र, दक्कन के कुछ भाग थे। तो जिस प्रकार अभी हमने क्या देखा कि जमींदारी प्रथा में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी ये सभी इलाके आते थे, कर्नाटक आते थे। तो 19% हिस्सों पर, भारत के 19% हिस्सों पर ये सबसे कम था जमींदारी प्रथा। लेकिन जो महालवाड़ी व्यवस्था आया वह 30%, भारत के 30% इलाकों में आ गया। कौन कौन इलाकों में आया? तो पंजाब, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, दक्कन के कुछ भाग। और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। और उस जमींदारी प्रथा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया था? तो 1794 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी महालवाड़ी की? तो 1822 ईस्वी में। जमींदारी प्रथा में जो टैक्स होता था अंग्रेज किससे लेते थे? तो जमींदारों से लेते थे। जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज जो होते थे वह टैक्स गांव या महाल से लेते थे। इम्पॉर्टेंट है, एक मुश्त अर्थात जो उसके मुख्य व्यक्ति होते थे गांव के, जैसे कोई किसान या वहाँ का मुख्य नेता, वे क्या करते थे कि सभी गांवों से, गांव के लोगों से टैक्स वसूल लेते थे और उसके बाद अंग्रेजों को दे देते थे। इससे किसानों में उतना भार नहीं पड़ता था, क्योंकि एक फिक्स राशि दी जाती थी अंग्रेजों को, और किसने दिया किसने नहीं दिया यह पता नहीं चलता था। तो इसी कारण इस व्यवस्था को भी समाप्त करके रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया गया। तो महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे लागू की गई? तो आगरा एवं अवध के कुछ हिस्सों पर लागू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों फैक्ट। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है इस महालवाड़ी व्यवस्था में कि शुरुआत किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में। यह कितने प्रतिशत हिस्सों पर लागू हुआ? तो 30% हिस्सों पर पंजाब, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और दक्कन के कुछ भाग। सर्वप्रथम यह कहाँ पे लागू किया गया? तो आगरा और अवध के कुछ हिस्सों में। पहली बार 1833 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत खेतों के मानचित्र एवं पंजीकरण का प्रयोग किया गया। याद रखेंगे कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार खेतों के मानचित्र एवं पंजीकरण का प्रयोग किया गया। तो याद रखेंगे कि 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था, तो उसी चार्टर एक्ट के तहत खेतों के मानचित्र और रजिस्ट्रेशन का प्रयोग किया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अपने अनुभव के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि लगान की दर सदैव के लिए तय किए कर देने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा उठाना पड़ रहा था। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अन्य क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त या फिर महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। याद रखेंगे कि अपने अनुभव के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब लगने लगा कि लगान की दर सदैव के लिए तय कर देने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा उठाना पड़ रहा था, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अन्य क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त या महालवाड़ी बंदोबस्त की सिस्टम लागू की। अर्थात इसमें जो है अस्थायी रूप से एक टैक्स फिक्स नहीं किया जाएगा, एक समय फिक्स नहीं किया जाएगा। याद रखेंगे कि अपने अनुभव के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि लगान की दर सदैव के लिए तय कर देने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा उठाना पड़ रहा था, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था लागू की? तो अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दी। याद रखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त, और इसी को महालवाड़ी बंदोबस्त भी कहा गया। महालवाड़ी व्यवस्था में भी भूमि का मालिकाना हक क्या था? तो अस्थायी था, परंतु कुछ अन्य शर्तों के साथ। परंतु लगान दर में समय सीमा पर संशोधन भी हो सकता था। याद रखेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि पर मालिकाना हक था वह अस्थायी होता था, लेकिन कुछ अन्य शर्तों के साथ। लेकिन जो लगान की दर थी उसमें समय समय पर संशोधन हो सकता था, लेकिन जमींदारी प्रथा में ऐसा नहीं था। इस महालवाड़ी व्यवस्था में किसानों पर सबसे कम शोषण होता था। तो इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा गया है कि किस व्यवस्था के अंतर्गत जो किसानों पर जो टैक्स लिया जाता था तो सबसे कम शोषण होता था? तो यह महालवाड़ी।
क्योंकि इसमें गांव इकट्ठा करके टैक्स देता था। इससे पता नहीं चलता था किन किन लोगों ने टैक्स दिया या फिर किन लोगों ने नहीं दिया। याद रखेंगे, गांव के किसी मुखिया या फिर किसी विशेष व्यक्ति को, और उसी से अंग्रेज क्या करते थे तो टैक्स ले लेते थे। अब आता है रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में इसमें डायरेक्ट किसानों से टैक्स लिया जाता था। याद रखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो टैक्स होता था वह किससे लिया जाता था तो डायरेक्ट किसानों से। इस व्यवस्था की शुरुआत किसने किया तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने 1792 ईस्वी में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने 1792 ईस्वी में किया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया तो मद्रास के राजमहल में। मद्रास के राजमहल में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था का सबसे पहले प्रयोग किया गया। और अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो महालवाड़ी व्यवस्था था उसका पहला उपयोग कहाँ पे किया गया तो आगरा एवं अवध के कुछ क्षेत्रों में। आगरा में पूरी तरह से और अवध के कुछ क्षेत्रों में, इम्पॉर्टेंट है। और महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में। जबकि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने 1792 ईस्वी में। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो महाराज के राजमहल में किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, इस देश का 51% क्षेत्र इस व्यवस्था के अंतर्गत था, जिसमें महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग आता था, अर्थात कर्नाटक आता था। तो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पूरा 51% जो क्षेत्र था वह इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। और इस 51% के क्षेत्र में कौन कौन इलाके थे तो एक तो महाराष्ट्र था, दूसरा पूर्वी बंगाल था, तीसरा असम था और चौथा कर्नाटक का कुर्ग जिला था। याद रखेंगे, कर्नाटक का कुर्ग जिला। 1810 ईस्वी के बाद खाद्यान्न की कीमतों से बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा लाभ किसको मिला तो जमींदारों को प्राप्त हुआ था। तो 1810 ईस्वी में जो अनाज की कीमत थी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई और इसका सीधा लाभ किसे मिला तो इसका सीधा लाभ मिला जमींदारों को। याद रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त में राजस्व की दर सदैव के लिए तय कर दी जाती थी, जिसके कारण सरकार जमींदारों की बढ़ी हुई आय में बढ़ोतरी या इसकी हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकती थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अस्थाई बंदोबस्त में जो राजस्व की दर थी वह एक ही बार हमेशा के लिए क्या कर दी जाती थी तो निर्धारित कर दी जाती थी, जिसके कारण जो सरकार था और जो जमींदार था उसके बीच आय में बढ़ोतरी, इसी के कारण जो जमींदार थे अपने आय की बढ़ोतरी के लिए घोषणा नहीं कर सकते थे, आंदोलन नहीं कर सकते थे। याद रखेंगे, 1810 ईस्वी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1810 ईस्वी में 1810 ईस्वी के बाद खाद्यान्नों की कीमत से बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा लाभ किसको प्राप्त हुआ तो जमींदारों को प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त में राजस्व की दर सदैव के लिए तय कर दी जाती थी, जिसके कारण जमींदारों की बढ़ी हुई आय में बढ़ोतरी या हिस्सेदारी का लाभ नहीं कर सकती थी। कौन तो भारत। याद रखेंगे, अंग्रेज अपनी आय में बढ़ोतरी करना चाहते थे और वे इसके लिए नए नए तरीकों की खोज कर रहे थे। तो अंग्रेज अपनी आय को बढ़ाना चाहते थे और इस आय को बढ़ाने के लिए वे तरह तरह के क्या करते थे तो अलग अलग तरीकों की खोज किया करते थे। इसी कारण अंग्रेजों ने भू राजस्व के लिए जमींदार एवं महाल को हटाकर स्वयं सीधे किसानों से संपर्क साधा। तो याद रखेंगे कि अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए वे क्या करते थे, जो कि जमींदार होते थे वे नए नए तरीकों का खोज कर रहे थे ताकि हमारा आय में टैक्स बच जाए, टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर बच जाए और जो बाकी बचता था वह अंग्रेजों को दे देते थे। इसी कारण अंग्रेजों ने भू राजस्व के लिए जमींदार और महाल को हटा दिया और इन दोनों को हटाने के बाद डायरेक्ट किसानों से संपर्क स्थापित कर दिया। अब इन्होंने क्या सोचा कि कोई भी बीच वाला व्यक्ति को अब हम लोग क्या बनाएंगे
तो भारत के लिए जो टैक्स वसूलने का काम है उन्हें नहीं सौंपेंगे, याद रखेंगे। अर्थात जिसने जो किया था, तो उन्होंने क्या सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि भू राजस्व के लिए अब जमींदार एवं महाल को हटाकर डायरेक्ट किसानों से ही टैक्स वसूला जाए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रैयतवाड़ी। अर्थात रैयत का मतलब क्या होता है, किसान, और वाड़ी का मतलब क्या होता है, तो टैक्स, किसानों से लिए जाने वाला टैक्स। इस व्यवस्था में लगान बंदोबस्त किसानों के साथ स्थापित किया गया। तो यह जो हमारा व्यवस्था था, कौन, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था में किसान जो थे वे लगान व्यवस्था, किसानों के साथ लगान व्यवस्था स्थापित किया गया, और प्रत्येक 30 साल के बाद भूमि का सर्वेक्षण कराया गया और राजस्व की प्राप्ति दरों में भी बढ़ोतरी कर दी जाती थी। अंततः इस प्रकार राजस्व की मांग अस्थायी और परमानेंट नहीं रह गई थी। इम्पोर्टेंट है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, अर्थात जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, तो लगान व्यवस्था किसानों के साथ स्थापित किया गया। जो लगान व्यवस्था था वह किसानों के साथ स्थापित किया गया, और प्रत्येक 30 वर्ष के बाद भूमि का सर्वेक्षण कराया गया, और भू राजस्व की दरों में क्या किया गया, तो बढ़ोतरी कर दिया गया। और इस प्रकार जो राजस्व की मांग था वह अस्थायी नहीं होता था, याद रखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रही थी, क्योंकि इसमें लगान की दर काफ़ी ऊंची थी, और कई बार तो यह उन उपज की 70% हिस्सा कर दी जाती थी, तथा लगान के वसूली में संलग्न अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने का अधिकार नहीं था। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि रैयतवाड़ी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रही थी। कौन, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में यह क्या था, तो नाकाम रहा, क्योंकि जो इसमें किसान की लगान की दर थी वह काफ़ी ऊंची थी, काफ़ी हाई अमाउंट में टैक्स वसूला जाता था, और कई बार तो यह उपज की 70% कर दी जाती थी। तो जिस समय उपज अच्छा होती थी तो टैक्स भी क्या कर दिया जाता था, तो बढ़ा दिया जाता था। तो कभी कभी जो लगान की दर था वह 70% कम चला जाता था, याद रखेंगे। और लगान की वसूली में संलग्न अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता था, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जो है कि तो ये तो था हमारा कौन सा, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और ज़मींदारी। अब जो हस्तकरघा उद्योग है वह अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत के हस्तकरघा उद्योगों को नष्ट कर दिया। तो हस्तकरघा उद्योग अर्थात जो कुटीर उद्योग था, जो बुनकर थे, जो छोटे छोटे व्यवसाय करते थे, उनको नष्ट कर दिया गया किसानों के द्वारा। तो किस प्रकार हस्तकरघा उद्योग था उस समय और नष्ट किया गया। तो हस्तकरघा उद्योग के 2 चरण थे। हस्तकरघा उद्योग के कितने चरण थे, 2 चरण। प्रथम चरण जो था वह 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का माना जाता है। तो 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी को प्रथम चरण का हस्तकरघा उद्योग माना जाता है। तो इस चरण में भारत का जो हस्तकरघा उद्योग था वह समृद्ध दशा में था, और ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता था। तो हस्तकरघा उद्योग के 2 चरण थे। पहला प्रथम चरण जो 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक माना जाता है। इस चरण में जो भारत का हस्तकरघा उद्योग था वह काफ़ी समृद्ध दशा में था, और ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों की लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। विदेशों में भारतीय हस्तकरघा वस्तुओं का भारी मांग थी। इसी कारण व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय विदेशों में भारतीय हस्तकरघा वस्तुओं की भारी मांग थी। इसी के कारण व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन किसके पक्ष में था, तो भारत के पक्ष में था।
इसका जो द्वितीय चरण है वह 1757 ईस्वी के बाद को माना जाता है। तो भारतीय हस्तकरघा जो उद्योग था उसका द्वितीय चरण 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद माना गया। इसमें इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया से गुजर रहा था। इस समय इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया से गुजर रहा था और 1813 तक आते आते इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण पूर्ण हो चुका था। तो याद रखेंगे कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया से गुजर रहा था 1757 ईस्वी के समय से, और 1813 आते आते इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। याद रखेंगे, औद्योगिकीकरण के लिए सस्ता श्रम, एकाधिकारवादी बाजारों की तलाश थी जो प्रतिस्पर्धा से मुक्त थे। तो औद्योगिकीकरण के लिए सस्ता श्रम अर्थात कम पैसा पे आदमी मिल जाए काम करने के लिए, एकाधिकारवादी बाजार अर्थात वैसा बाजार जिस पर केवल अंग्रेजों का ही अधिकार हो। तो एकाधिकारी बाजारों की तलाश थी जो प्रतिस्पर्धा से क्या थे, तो मुक्त थे। प्रतिस्पर्धा अर्थात उनमें कोई कंपटीशन की भावना करने वाला नहीं था। कच्चे माल एवं खनिज संसाधनों की आवश्यकता थी जैसे जूट, कपास, कच्ची सामग्री, रेशा और कोयला। तो उन्हें व्यापार करने के लिए कच्चे सामान और खनिजों की जरूरत थी जैसे कि कपास, कच्ची सामग्री, रेशा, कोयला इत्यादि। अंग्रेजों ने भारत का औद्योगिकीकरण करना प्रारंभ किया तथा भारत में इंग्लैंड जाने वाले सामानों पर सीमा शुल्क लागू कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने भारत का औद्योगिकीकरण कर दिया। अब ये औद्योगिकीकरण का मतलब होता है उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, और भारत में इंग्लैंड में जाने से पहले सामानों पर सीमा शुल्क लगा दिया गया, अर्थात एक देश से दूसरी जगह जाने पर जो कस्टम टैक्स लगता है वह लगा दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, ब्रिटेन के कारखानों में बने हुए सामान सस्ते एवं आकर्षक होते थे। तो उस समय के जो ब्रिटेन के कारखाना होते थे तो वहाँ पे बनने वाले सामान सस्ते और अट्रैक्टिव होते थे, आकर्षक होते थे। इम्पॉर्टेंट है, भारतीय शिल्पकारों या हस्तकारों का कच्चा माल प्राप्त होने से रोका जाने लगा, जैसे कि ददनी प्रथा, एक्टिवंस मोनली। तो याद रखेंगे कि भारतीय हस्तकारों को कच्चा माल प्राप्त होने से पहले रोका जाने लगा, जैसे कि ददनी प्रथा। यह जो ददनी प्रथा था इसमें क्या होता था कि जो लोग शिल्पकार होते थे, हस्तकार होते थे, तो उन्हें काम करने से रोक दिया जाता था। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। भारत में हस्तकरघा उद्योग दो प्रकार के थे। तो भारत में हस्तकरघा उद्योग के कितने प्रकार थे? दो प्रकार थे। एक जो था वह ग्रामीण हस्तकरघा उद्योग था और दूसरा जो था वह शहरी हस्तकरघा उद्योग था। तो भारत में हस्तकरघा उद्योग दो प्रकार के थे, एक ग्रामीण हस्तकरघा उद्योग और दूसरा शहरी हस्तकरघा उद्योग। जो ग्रामीण हस्तकरघा उद्योग था वह स्थानीयकृत था, अर्थात लोकल स्तर पर था एवं गांव तक ही सिमटा हुआ था एवं ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, जैसे कि बढ़ई, मोची, कुम्हार, लोहार आदि। तो ये जो छोटे छोटे व्यवसाय करते थे, जो ग्राम स्तर तक ही इनका व्यवसाय सीमित था, ये ग्रामीण हस्तकरघा उद्योग कर चलाते थे। ये स्थानीयकृत होते थे, अर्थात लोकल बॉडी होते थे और एक गांव तक ही इनका व्यापार क्या होता था, तो सिमटा हुआ था। और उसी गांव के व्यक्ति को ये क्या करते थे, तो ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, जैसे कि बढ़ई, मोची, कुम्हार, लोहार आदि। जबकि जो शहरी हस्तकरघा उद्योग था संभ्रांत प्रांत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो शहरी जो हस्तकरघा उद्योग था, इससे जो धनी व्यक्ति थे उन्हीं को ही लाभ होता था, उन्हीं संभ्रांत वर्ग की आवश्यकताओं की यह पूर्ति करता था और निर्यात किए जाने वाले सामानों का उत्पादन करता था, जैसे कि सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं और इस्पात की लहरें आदि। तो याद रखेंगे कि जो शहरी हस्तकरघा उद्योग था वह केवल संभ्रांत या शहरी वर्ग की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता था। निर्यात किए जाने वाले सामानों का उत्पादन करता था, जैसे कि सूती वस्त्र, रेशमी
रेशमी वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं, इस्पात की तलवारें, ये सभी। अब हम लोग इससे यह जो दस्तकार और किसान था इसका बंटवारा कैसे किया गया, इसे भी हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से कर लें। जैसे कि एक वस्तु है उस और इसके नीचे एक अनाज है, तो किसान दस्तकार को अनाज का हिस्सा देते थे और यह जो दस्तकार थे ये उसी वस्तु के रूप में किसान को उसकी पूर्ति करते थे। तो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था यही था कि अंग्रेजों से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो था वह कुछ इस प्रकार से था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो ग्रामीण आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था था वह इस प्रकार का हो गया। तो याद रखेंगे कि किसान क्या करते थे, दस्तकारों को अनाज का हिस्सा देते थे, लेकिन बाद में ये दस्तकार वस्तु के रूप में किसानों को क्या करते थे, तो वे उस टैक्स की वसूली करते थे। तो इस प्रकार यह जो स्ट्रक्चर क्या बताता है कि किस प्रकार से यह हस्तकरघा उद्योग में पैसे का लेन देन होता था। याद रखेंगे कि अनाज के टैक्स के रूप में वस्तु के रूप में उसे वसूलाई किया जाता था। याद रखेंगे अंग्रेजों से पहले दस्तकार किसानों को वस्तुएं दिया करते थे, यह प्रथा थी, और नगद का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। किसमें, तो किसान जब दस्तकार को क्या देते थे, तो अनाज का हिस्सा देते थे, तो इसमें नगद का बहुत कम इस्तेमाल होता था। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा कौन सा सिस्टम, महालबाड़ी, उसके बाद रैयतबाड़ी, और यह जो हमने देखा हस्तकरघा उद्योग को किस प्रकार अंग्रेजों ने नष्ट किया, और उसके बाद रैयतबाड़ी, महालबाड़ी, जमींदारी प्रथा, ये सभी हम लोगों ने देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, अर्थात धन के निष्कासन के सिद्धांत, और इसके संबंध में इस ब्रिटिश नीतियों के संबंध में कुछ और फैक्ट बचे हैं। इसके बाद यह मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बचेगा, और इसके बाद यह मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।